हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में विकास की अवधारणा तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विकास की अवधारणा। विकास परिवर्तन का एक विशेष रूप अथवा प्रतिमान है। समान रूप से हम विकास और प्रगति शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में ही कर लेते हैं। आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रगति की अवधारणा विकास से भिन्न है। कोई भी वह परिवर्तन जो समाज द्वारा इच्छित और अनुकूल दिशा की ओर जाता है उसे प्रगति के नाम से संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कि परिवार, राजनीति, संस्कृति, धर्म, स्वास्थ्य, उत्पादन तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तब इस दशा को प्रगति कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्यों से है। किसी समाज में वहाँ के मूल्यों के अनुसार जिन मूल्यों लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है उन्हें प्राप्त कर लेना प्रगति है। इसके विपरीत विकास का संबंध आर्थिक वृद्धि के माध्यम से प्राप्त की गई प्रगति से होता है। वाटा मोर ने विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विकास एक ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव से अधिक छुटकारा पाने में सफल होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए खनिज पदार्थों को निकालकर उनका उपयोग कर लें, दुर्गम पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ता बना लें, गहरे समुद्रों से उपयोगी पदार्थ प्राप्त कर लें, नदियों की धाराओं को मोड़कर सिंचाई के साधन बढ़ा लें, परिवहन के साधनों के द्वारा लंबी दूरियां कुछ समय में ही तय करने में सफलता प्राप्त कर लें, विभिन्न आविष्कारों के द्वारा उद्योगों और कृषि में बड़ी मात्रा का उत्पादन करने लगे हैं तथा अंतरिक्ष में जाकर उस ज्ञान का उपयोग तरह तरह से आर्थिक सफलताओं के लिए करने लगे हैं, तो ऐसे सभी परिवर्तनों को विकास के नाम से संबोधित किया जाएगा। स्पष्ट है कि विकास वह परिवर्तन है जो आर्थिक शक्तियों और नई प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी कारण शैम्बुलेंसन ने लिखा है कि विकास से संबंधित परिवर्तन मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। आर्थिक शक्तियों और नई प्रौद्योगिकी के रूप में होने वाले विकास का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ा रहा है। मनुष्य ने बर्बरता और आज सभ्यता के स्तर से निकलकर कृषि युग तक पहुंचने के लिए जितने भी प्रयत्न किए हैं उनसे मानव की प्रकृति पर निर्भरता कम होती गई है। आग जलाने की कला, लोहे को गलाने का काम, हथियारों के निर्माण की क्षमता और भूमि पर बीज बोकर फसल उगाने की कला आदि दशाओं ने एक ऐसी प्रौद्योगिकी को जन्म दिया जिसके द्वारा प्रकृति पर उसकी निर्भरता कम होने लगी है। इसके बाद भी यह सच है कि पूर्व औद्योगिक समाजों की प्रौद्योगिकी बहुत सरल होने के कारण आरंभ में विकास के रूप में होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया भी बहुत धीमी रही है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब नए नए आविष्कार होने से प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होने लगा तो पूर्व औद्योगिक समाजों के रूप में बदलने लगे हैं। इस समय मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के साथ ही ऐसे यंत्रों का निर्माण आरंभ हो गया जिन्होंने औद्योगिक युग को अंतरिक्ष युग में बदल दिया। आविष्कार और प्रौद्योगिक विकास एक ऐसी विशेषता है जिसे कोई भी समाज
दूसरे से आसानी से ग्रहण कर सकता है। इसी का परिणाम है कि आज संसार के अधिकांश समाज योजनाबद्ध रूप से प्रौद्योगिक विकास के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक शक्तियों की सहायता से लाए जाने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। विकास की विशेषताएं। नंबर 1, विकास आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्तियों में होने वाले वह परिवर्तन हैं जो भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित करने में मानव की बढ़ती हुई क्षमता को स्पष्ट करता है। नंबर 2, विकास का संबंध भौतिक अथवा आर्थिक वृद्धि होने से कारण इसकी निश्चित माप की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि भौतिक उपलब्धियों के आधार पर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि किसी समाज का कितना कम या अधिक विकास हुआ है। नंबर 3, विकास का मुख्य आधार आर्थिक और प्रौद्योगिक परिवर्तन है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन इसका गौण आधार है। नंबर 4, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके अंतर्गत कोई समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। नंबर 5, विकास नियोजित मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की तरह यह कुछ आंतरिक दशाओं के प्रभाव से स्वयं नहीं होता। जैसे जैसे किसी समाज का विकास होता है उससे नई प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्माण कार्यों और उत्पादन में वृद्धि होने लगती है और बढ़ता हुआ श्रम विभाजन और विशेषीकरण विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 6, विकास का संबंध लौकिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने से होता है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए विभिन्न साधन, उपकरण और प्रविधियाँ प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार उनमें से किसी भी विकल्प को चुन सकता है। नंबर 7, साधारणतया विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो ऊपर की ओर उठती हुई रेखा के रूप में होता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक आविष्कार और तकनीक का आगामी स्तर पहले की तुलना से अधिक उन्नत और उपयोगी होता है। आविष्कारों में होने वाली वृद्धि, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा का प्रसार तथा परिवहन के साधनों में वृद्धि विकास के मुख्य उदाहरण हैं। नंबर 8, नियोजन विकास का प्रमुख आधार है। नियोजन के द्वारा एक समाज अपने साधनों, भविष्य की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करके ऐसे कार्यक्रम बनाता है जिनसे भौतिक क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की जा सकें एवं प्राकृतिक दशाओं पर मनुष्य का अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अनेक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि विकास का तात्पर्य प्रौद्योगिकी की सहायता से केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध एक ऐसी सामाजिक नीति से भी है जिसके द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय और सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। यदि आर्थिक वृद्धि के बाद भी सामाजिक जीवन विघटित होने लगे हैं, अर्थात विभिन्न समुदाय के सामने गंभीर समस्याएं पैदा होने लगे हैं, तो इस दशा को विकास नहीं कहा जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि विकास वह परिवर्तन है जिसमें प्रौद्योगिकी की सहायता से आर्थिक वृद्धि होने के साथ ही सामाजिक समस्याओं का रचनात्मक समाधान किया जा सके। आज विकसित और विकासशील समाजों में विभिन्न आविष्कारों और नई प्रौद्योगिकी के द्वारा भौतिक क्षेत्र में व्यापक सफलताएं प्राप्त हो गई हैं, लेकिन विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं में वृद्धि हुई है। इनमें विस्थापन की समस्या सबसे प्रमुख है। इस कारण विस्थापन की अवधारणा तथा इसके प्रमुख पक्षों को समझना जरूरी है। सभ्यता के आरंभिक काल से ही विभिन्न मानव समूहों में उन स्थानों पर बसना
आरंभ किया जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ थी तथा जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसी कारण अधिकांश मानव विकास छोटी छोटी नदियों के द्वारा अपनी भूमियों पर स्थापित हुए। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।